हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का फ्लो है हमारा। पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश का बेसिक क्या है, इसके क्या क्या डेफिनेशन है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश की दैत्य प्रकृति। दैत्य प्रकृति मतलब प्रकाश के दो नेचर होते हैं, कण व तरंग के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम को देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है समतल दर्पण। इन चार टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे, ये हमारा आज का टारगेट है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। पहले हमारा आता है प्रकाश क्या है। प्रकाश होता क्या है दोस्तों। प्रकाश जो होता है वो हमारा एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस प्रकार हमें चलने फिरने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार हमें किसी वस्तु को देखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वस्तुओं को देखने के लिए। वस्तुओं को देखने के लिए। अब दोस्तों जो हमारा सूरज होता है, सूरज की हम बात करें, ये हमारा सूरज, ठीक। सूरज हमारा होता है, उससे बहुत सारी किरणें निकलती हैं, जैसे कि एक्स किरणें, गामा किरणें, यूवी किरणें, रेडियो तरंगे, और अवरक्त किरणें, और बहुत सारी किरणें निकलती हैं। अब ये जो किरणें होती हैं दोस्तों, वो सूर्य से निकलती हैं और ये प्रकाश के रूप में ही निकलती हैं। प्रकाश के मतलब सूर्य से ही निकलती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, इन सभी को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इनको कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इस प्रकार हम प्रकाश को अगर परिभाषित करें तो प्रकाश हमारा होता है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करता है। इस प्रकार हम प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको EMV कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों प्रकाश की। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकलता है, जो कि हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब जो होता है, प्रकाश को हम C से प्रकट करते हैं। इसे प्रकाश को हम प्रकाश को प्रकाश को C से प्रकट करते हैं।
और प्रकाश की चाल होती है निर्वात में या निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होती है प्रकाश की चाल। ठीक। अब दोस्तों हम बात करें अपने प्रकाश की दैत्य प्रकृति क्या है। न्यूटन 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार का कण होता है, कणों के रूप में चलता है। 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि जो हमारा प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलता है। ठीक। अब इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए, उनका मानना था कि प्रकाश कणों के रूप में नहीं तरंगों के रूप में चलता है। उनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो हमारा होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। ठीक। इन दोनों को अब एक विवाद बन गया कि प्रकाश जो है वो कण है या तरंग है। इसी प्रकार प्रकाश को दैत्य प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको दोनों गुणों को के आधार पर हम कहते हैं, कण व तरंग के आधार पर कहते हैं प्रकाश में दो प्रकार की प्रकृति होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है दैत्य प्रकृति प्रकाश की। ये तो बात हो गई दोस्तों प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रकाश हमारा क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो आता है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में दोस्तों प्रकाश की चाल हमने बताया है पिछले स्लाइड पे कितना होता है। तीन × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चलें। अगला टॉपिक हमारा आता है प्रकाश की दैत्य प्रकृति। तो इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि न्यूटन जो आए थे उन्होंने बताया कि न्यूटन आए थे उन्होंने बताया था कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो हमारा है वो तरंगों के रूप में चलता है। इसी कण और तरंग के आधार पर हम कहते हैं प्रकाश की दैत्य प्रकृति होती है। इसको परिभाषित किया था डी ब्रोगली नामक एक वैज्ञानिक ने। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है जिसको हम दैत्य प्रकृति कहते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करें। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो है किरण प्रकाश की क्या है। अब हम देखें किरण प्रकाश की एक प्रकार की भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम पढ़ते हैं परावर्तन और अपवर्तन को। इसका बेसिक क्या है। बेसिक की हम इसकी बात करें तो इसका बेसिक है भौतिक विज्ञान की ये एक प्रकार की शाखा है।
दोस्तों हम सारे मतलब बेसिक चीज़ों को आज लेकर चलेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा इसमें किरण प्रकाश की में थोड़ा सा आपको फील आए। किरण प्रकाश की क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की शाखा, जिसमें हम पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। जिसमें हम पढ़ते हैं परावर्तन और दूसरा हम पढ़ते हैं अपवर्तन। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों किरण प्रकाश की। अब हम देखें, हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? इसमें देखिए प्रकाश स्रोत दिया है, किरण पुंज दिया है, प्रदीप्त दिया है, प्रकीर्णन दिया है। जो प्रकाश हमारा होता है वो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो एक किरणों के समूह के रूप में चलता है। किरणों के समूह के रूप में चलता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों किरण पुंज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? ये हमारा किरण पुंज हो जाएगा, किरण पुंज। इसलिए हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे देखें तो आगे हम आता है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। प्रकाश जो होता है वो, मान लीजिए हमारा ऐसा कोई भी एक सोर्स है, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट है। इससे अब टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से तो नहीं प्रकाश चलेगी। प्रकाश को चलने के लिए एक स्पेसिफिक सीधे रेखा में चलती है वो, उसका मार्ग टेढ़ा नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसको मैं बना देता हूँ। प्रकाश जो हमारा होता है एक सीधे डायरेक्शन में चलती है, इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा मान लीजिए ऐसे है कोई भी बल्ब हमारा, तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं चलती है, सीधे सीधे रास्ते से गमन करती है। अब दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश की किरण गमन करती है किस दिशा में? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो हम देखते हैं, हमारा जो पहला ही जो विकल्प है उसमें सीधी रेखा में, वो हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश एक, मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है ये, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। अब दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक आता है, हम किसी वस्तु को क्यों देख सकते हैं? मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसको हम कैसे देखते हैं? मान लीजिए हमारा एक सोर्स है, ये लाइट है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास बल्ब है। प्रकाश को सबसे पहले देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पहले तो हमें नेत्र की आवश्यकता होती है, दूसरा हमको वस्तु की आवश्यकता होती है, और तीसरा हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तीन चीज़ों की आवश्यकता हमको होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई बल्ब है और ये हमारे पास कोई भी वस्तु है, और ये हमारा ऐसे नेत्र है। ये हमारा नेत्र है। तो जो हमारा जो वस्तु को देखने का तरीका होता है, जो प्रकाश आती है वो सबसे पहले वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं।
इस प्रकार हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी प्रकाश किरण वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है, जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है, क्या होगा अगर प्रकाश किसी सतह से टकराता है। माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है, हमारे पास एक पारदर्शी माध्यम है और एक अपारदर्शी माध्यम है, यानी कि ये आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो जो पारदर्शी माध्यम होगा उसमें से प्रकाश की जो किरण होगी वो सीधी रेखा में निकल जाएगी, कहीं भी विचलित नहीं होगी। ये हमारा है पारदर्शी माध्यम और ये हमारा है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो किरण आएगी वो टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस प्रकार प्रकाश दो सतहों पर टकराने पर एक में प्रकाश पारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश उसी माध्यम में दूसरे माध्यम में चली जाएगी, और अपारदर्शी होगा तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये तो बात हो गई दोस्तों, क्या होगा यदि प्रकाश किसी सतह क्या होगा अगर प्रकाश किसी सतह से टकराता है। तो अब दोस्तों आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की बात करें हम, मान लीजिए हमारे पास कोई भी वस्तु है। प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करें दोस्तों, तो एक दर्पण लेते हैं, उसके दूसरे तरफ हम लोग चांदी या किसी भी वस्तु से, मिट्टी से इसको हम लोग कलई कर देते हैं ताकि प्रकाश किरण दूसरे पार न जा पाए। ठीक, तो प्रकाश की किरण जो आती है इसको कहते हैं हम लोग परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। जो प्रकाश की किरण आएगी वो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक, इस पर हम किसी भी प्रकाश को आपतित कराएं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये जो किरण आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे यानी कि IR, और जो हमारा प्रकाश टकरा कर वापस जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी कि R, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जहाँ पर ये टकराती है जिस बिंदु पर, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, अब दोस्तों और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है उसको हम n से दिखाते हैं, और ये परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री पर होता है। इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसमें IR क्या है? IR जो हमारा है वो आपतित किरण है, आपतित किरण। R, स्मॉल r क्या है हम लोग का? परावर्तित किरण है। और इसमें n क्या है दोस्तों? n जो हमारा इसमें है वो अभिलंब है। n हमारा अभिलंब है। और इनके बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है
उसको हम कोण आई कहते हैं, यानी कि आपतन कोण। और परावर्तित किरण पर जो कोण बनता है अभिलंब के साथ, उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको हम आर से प्रकट करते हैं, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों आता है हमारा परावर्तन का नियम, कि परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। अब वही फिगर हम दोबारा बनाएं। तो हमारा जो प्रकाश आता है पुनः उसी माध्यम में चला जाता है और ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। इसको हम एन से दिखाते हैं। अपवर्तित किरण को आई आर से, परावर्तित किरण को आर आर से। इसमें आपतन कोण हमारा हो जाएगा कोण आई और परावर्तन कोण हो जाएगा हमारा आर। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों फिगर की हमारी। और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। इसमें हमारा परावर्तन का दोस्तों दो नियम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम जो हमारा होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है हम लोग का, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है पहले नियम के अनुसार। आपतन आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये हमारा पहला नियम होता है, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। ठीक, अब दोस्तों दूसरा नियम जो हमारा होता है, दूसरे नियम की बात करें हम, तो दूसरा नियम जो होता है, आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित नहीं परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यही दोस्तों हमारा होता है परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। और आपतन बिंदु पर दूसरा नियम जो होता है, आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होता है वो एक ही तल में उपस्थित होता है। ये हमारा दूसरा नियम होता है। अब दोस्तों आगे देखें हम, आगे हमारा क्वेश्चन आता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण, या फिर आपतन कोण इज इक्वल टू विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आप लोग इसमें बताइए कि इसमें क्या होगा। दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है पिछले स्लाइड पर, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए जो हमारा पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आपतन कोण अगर चित्र बनाकर हम देखें तो इसमें जो हमारा आपतन कोण है, यानी कि कोण आई, वो परावर्तन कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो हमारा पहला वाला हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा आगे आता है एक और क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम हमने पढ़े, दो नियम पढ़े, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। अब दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको हम अगर देखें तो, एक प्रकाश किरण 60 अंश के कोण पर एक दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा।
यानी कि अगर हम चित्र बनाए तो दोस्तों, चित्र बनाकर अगर हम समझे तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा, ये हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। और जो हमारा एक प्रकाश किरण 60 अंश के कोण पर दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि 60 अंश के कोण पर दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। 60 अंश जो दिया है वो आई का मान दिया है, यानी कि कोण आई का मान दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण आर का मान। कोण आर का मान हमें ज्ञात करना है। परावर्तन के प्रथम नियम से हमने क्या देखा था? प्रथम नियम से दोस्तों हमने देखा था कि जो हमारा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमारा बराबर होता है, इसलिए जो हमारा आई हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा। और आई हमारा कितना है, 60 अंश है, तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा आता है। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये एमपी बोर्ड में पहले आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपी बोर्ड एग्जाम में ये पहले आ चुका है। इसमें दोस्तों पूछा क्या है, आई आर और क्यू का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अभिलंब के साथ जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है वो 90 डिग्री पर होता है। अगर हम कोण आई का मान इसमें ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 90 में से 56 अगर माइनस करें तो हमारा कोण आई मिल जाएगा, यानी कि 90 माइनस 56 करें तो हमारा कोण आई का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 34 हो जाएगा। आई का मान हमारा कितना आ जाएगा, 34। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है आर का मान। आई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई इज इक्वल टू हमारा आर होता है, इसलिए आर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, कोण क्यू का मान। इस प्रकार 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम अगर ये हमारा कोण आर का मान 34 डिग्री है, अगर हमें कोण क्यू ज्ञात करना है तो कोण क्यू ज्ञात करने के लिए हमें, अगर हम 90 में से आर घटा दें, आर का मान हमारा 34 दिया है, तो 34 अगर घटा दें हम, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें से 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि कोण क्यू का मान हमारा कितना आ जाएगा, 56 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार हम पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेंगे। अब दोस्तों हमारा आता है अगला टॉपिक, हमारा आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है दोस्तों, घर में हम जो शीशा देखते हैं वो ही हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक, ये हमारा समतल दर्पण है। अगर हम इसके सामने एक वस्तु को रखें, ये हमारी वस्तु हो जाएगी, तो इसका जो होता है प्रतिबिंब वो
सीधा बनता है और बराबर बनता है, यानी कि आभासी बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का आकार, वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब के का आकार दोनों बराबर होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। और जो वस्तु की दूरी दर्पण से होगी, मान लेते हैं d दूरी है, तो वही दूरी हमारी क्या हो जाएगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इसमें, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दोनों बराबर होगी। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों हमारा क्या होगा? इसमें बराबर होगा। अब दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व बनता है। पार्श्व यानी कि, पार्श्व की अगर बात करें तो पार्श्व यानी कि दिशा जो होती है वो विपरीत हो जाती है, एक दिशा से दूसरे दिशा में चली जाती है, यानी कि दिशा विपरीत हो जाना। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों समतल दर्पण की। वस्तु का जो आकार होता है इसमें प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। वस्तु की जो दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक, और जो वस्तु होता है वो, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व बनता है, यानी कि विपरीत दिशा में बनता है। चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।